नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर से चर्चा करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे शॉर्ट में हम 3D भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं और उनका हमने एप्लीकेशन भी किया था, अनुप्रयोग भी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है स्टूडेंट्स कि दो रेखाओं के बीच के कोण। एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो हम कैसे फाइंड आउट, दो रेखाओं के बीच के कोण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स रेखाएं दो फॉर्म में होती हैं। जैसे रेखा का समीकरण आया हमारे पास में, वेक्टर r इज इक्वल वेक्टर a1 प्लस लैम्बडा b1। दूसरी रेखा है वेक्टर r इज इक्वल वेक्टर a2 और म्यू वेक्टर b2। यहां पर जो हमने रेखाएं पढ़ी है उस रेखा की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो b1 और b2 तय करते हैं। गुरुजी b1 और b2 कैसे करते हैं समझाइए। मैंने आपको जब इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली, इसको मैंने L नाम दिया था, यहां पर मैंने बिंदु A लिया था, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने आपको स्मॉल वेक्टर A से लिखा था और एक वेक्टर यहां पर B लिया। किसी दिए गए बिंदु A से गुजरने वाली और दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण हमने पढ़ा। किस रेखा का, समझिए यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड। बिंदु A से गुजरने वाली और सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण हमने ज्ञात किया था। यानी ये रेखा किस तरह से जाएगी इस बात को तय करेगा B, क्योंकि ये रेखा तो B के समांतर जाने वाली है। अब जिस स्थिति में B है उसी के समांतर ये जाएगी। जैसा कोण B बना रही है वैसा ही कोण L बनाएगी, क्योंकि दो समांतर रेखाएं समान कोण बनाती है। किसके साथ? एक शख्स के साथ। समझ में आ गई बात। अब यदि मैं यहां पर एक दूसरा सदिश लेता हूं, इसको B1 कहता हूं, इसको A1 कह दिया मैंने, ये सदिश B2 है। थोड़ा गौर करिएगा स्टूडेंट्स। ये सदिश B2 है और एक अन्य रेखा बिंदु कैपिटल B से होकर जाती है और जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है और ये दोनों समांतर है। ओके, अब यहां पर भी वही स्थिति है कि ये रेखा जिसको मैं L2 नाम दे रहा हूं, उसकी पोजीशन डिपेंड करती है सदिश B2। जैसा और जिस स्थिति में सदिश B2 रहता है उसी स्थिति में सदिश रेखा L2 रहती है। जितना और जैसा कोण सदिश B2 बनाता है उतना ही कोण रेखा L2 बने। अब आगे देखिए, मैं इस
सदिश B2 को आगे बढ़ाता हूं और B1 को आगे बढ़ाता हूं, ये जाकर इन्होंने यहां प्रतिशत किया, यहां पर थीटा कोण बनाया। तो मैं इस लाइन L2 को आगे बढ़ाता हूं तो ये भी आगे जाकर इसको प्रतिशत करती है, किसको, L1 को, तो यहां पर भी कोण बनेगा। तो ये थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। कारण क्या है, देखो हम समांतर रेखाओं के बारे में पढ़े, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। ये दो समांतर रेखाएं, इसके लिए तिर्यक रेखा होगी, ये कोण, और ये भी समांतर रेखा है। तो ये पूरा जो आकार बना वो एक समांतर चतुर्भुज बन गया जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। ये दोनों रेखाएं आप प्रतिशत कर रही है तो ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो हम यहां पर ये तय करना चाह रहे हैं कि दो रेखाओं के बीच में कोण उतना ही होता है जितना उन दिए गए सदिश B1 और B2 के बीच में होता है। दो रेखाओं के बीच में कोण उतना ही होता है जितना दिए गए सदिश B1 और B2 के मध्य में होता है। तो दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना हो तो B1 और B2 के मध्य का कोण ज्ञात कर लीजिए। B1 और B2 दो सदिश हैं और दो सदिशों के बीच का यदि कोण चाहिए हमें तो हमारे पास सूत्र होता है कोस थीटा बराबर पहला सदिश इनटू दूसरा सदिश, जन डॉट बोल दो उसको, और पहले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए आराम से, ठीक है। हाँ जी ना जी, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है तो आपको B1 और B2 के बीच का कोण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन मेरी याद रखना कि रेखाओं की स्थिति, रेखाओं की पोजीशन B1 और B2 तय करते हैं। इसलिए B1 और B2 के मध्य जितना कोण होगा वही कोण उन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण माना जाता है। तो इसलिए हम cos थीटा इज इक्वल B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। यह सूत्र हुआ दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। कब? जब रेखाओं का समीकरण आपको सदिश रूप में दे। किस रूप में दे? सदिश रूप में। अब मैं बात करूंगा यदि हमें सदिश में न देकर कार्तीय रूप में समीकरण दे, जैसे ऐसे आ गया x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। ये पहली रेखा हुई। दूसरी यहां पर हमें दे दी कि x माइनस x2 अपॉन a2, फिर y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 बाई c2। ये दूसरी रेखा का समीकरण किस रूप में? कार्तीय रूप। अब कार्तीय रूप में जब रेखाएं दें तो उनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो ये नीचे वाले जो दिक अनुपात है उस रेखा के दिक अनुपात कहलाते हैं। यानी ये जो दिक अनुपात है वो एक्चुअल में B1 और B2 के, ये B1 के हैं और ये B2 के हैं। यानी ये घटक के रूप में आपको प्राप्त हो गया सदिश A1 B1 C1 B1 के दिक अनुपात होंगे A2 B2 C2 B2 के दिक अनुपात। तो जब दो सदिशों के दिक अनुपात आपको पता होते हैं, ज्ञात होते हैं, तो आप कोण ज्ञात करेंगे तो आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2
अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट और इंटू में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर। जब आपको रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दे तो आप उन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण इस सूत्र से ज्ञात करें, और जब सदिश रूप में दे आपको रेखाओं के समीकरण तो उन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण इस सूत्र से ज्ञात करें। ये तो हुआ दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र। स्टूडेंट्स, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम 14.3 में चलेंगे। देख लिया होगा आपने, रीच कर रहा हूं मैं। हमारा आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य का कोण। एग्जाम्पल 10, यहां पर दो रेखाओं के कार्तीय समीकरण दिए गए 5 माइनस एक्स बटे 3 बराबर y प्लस 3 माइनस 4 बराबर z माइनस 7 बटे 0 और दूसरा था x बटा 1 बराबर एक माइनस वाई बटे 2 बराबर z माइनस 6 बटे 2। पहले तो स्टूडेंट्स हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई जेड पहले आते हैं, उनके गुणांक में कुछ नहीं होता है। x1 y1 z1 माइनस में लिखे जाते हैं और नीचे उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। तो यहां आया x माइनस 5 बाय माइनस 3, ये y प्लस 3/4 ऑलरेडी ठीक है, और ये z माइनस 7/0 भी ऑलरेडी ठीक है। नेक्स्ट जो है x/1 ओके है, इसे चेंज करना पड़ेगा, y माइनस 1/-2 हो गया और z माइनस 6/2 ऑलरेडी हो गया। हमें कोण चाहिए, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2 कोण निकालना है cos थीटा। सूत्र अभी आपको बताया था a1 b1 c1 a2 b2 c2। सूत्र था a1 a2 गुणा किया -3 हो गया, b1 b2 प्लस का 8 हो गया, c1 c2 0। फिर नीचे लिखना था a1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, a2 स्क्वायर प्लस 0 का अंडर। दूसरा पार्ट था a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ये 4 4 8 1 9 हो गया, ये 25 हो गया, तो इसका रूट 5 आएगा, इसका 3 आएगा। ऊपर प्लस के 5 बटे 5 गुणा 3, 5 से 5 कट गया 1/3। यहाँ पर हम कोण निकालेंगे तो सिर्फ थीटा रहेगा, कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स 1/3 दी गई दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ गया। स्टूडेंट्स, एक बार बोर्ड पे गौर से देखें, समझें कि किस तरह से दो रेखाएं जब कार्तीय रूप में दी जाए तो उनके बीच का हम कोण ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ सावधानी रखनी है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो या आपको समझ में नहीं आने वाला।
अब मैं आपको ले चलता हूं स्टूडेंट्स उदाहरण संख्या 12। कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 3 और -2 से गुजरती है और निम्न रेखाओं पर लंब है। यानी जो हमने थीम पढ़ी, जो हमने टॉपिक आज लिया है उस टॉपिक से हट के थोड़ा सवाल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। हमें दो रेखाओं के कार्तीय समीकरण पहले से दे रखे। मैं पहले सवाल को लिखना यहाँ पर पड़ेगा। रीजन क्या है कि जब इसको हल करेंगे, एग्जाम्पल जो 12th है इसको हल करेंगे तो इस ऐसा एग्जाम्पल है कि इसकी भाषा ही हल की भाषा बनेगी, इसके उत्तर की भाषा बनेगी। आप कहेंगे बिंदु और वो है -1, 3 और -2 से गुजरने वाली तथा रेखाओं, फर्स्ट है x/1 y/2 z/3, x/1 y/2 z/3 तथा दूसरी रेखा का कार्तीय समीकरण है x+2 बटे -3 बराबर y-1 बटा 2 बराबर z+1/5। समझ में आ गई तो नहीं? दोनों पर लंब कौन हो, जो नई रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे वो। अब दो रेखाओं पर एक साथ लंबवत रेखा का आपको समीकरण चाहिए, तो उन दोनों दी गई रेखाओं का आप b1 और b2 ज्ञात करिए। b1 b2 का जब क्रॉस करवाएंगे तो एक सदिश प्राप्त होगा। वो सदिश जो हमें रेखा ज्ञात करनी है उसके लिए b का काम करें। किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए, तो वह रेखा किसके समांतर है वो सदिश हमारे पास होना जरूरी है। वो सदिश हमें नहीं दिया तो उस सदिश का हमें हिंट दिया है कि वो रेखा दी गई इन दो रेखाओं के लंबवत है। तो इसका b1 उठाएंगे, इसका b1 उठाएंगे, b2 उठाएंगे, दोनों क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता है दो सदिशों के क्रॉस से एक सदिश प्राप्त होता है। वो सदिश इन दोनों रेखाओं के लंबवत होगा। जो b1 क्रॉस b2 से एक सदिश प्राप्त होगा वो सदिश इन दोनों रेखाओं पर लंबवत होगा। और आपको पता है रेखा की स्थिति b तय करता है, तो जो इन दोनों के क्रॉस से प्राप्त होगा वो नई वाली रेखा के लिए b का काम करेगा। जब इन दोनों के क्रॉस से प्राप्त सदिश इन दोनों पर लंब है तो वो रेखा भी इन दोनों पर क्या होगी, लंब, क्योंकि वो रेखा b के समांतर होगी। b की जो स्थिति इन दोनों के साथ है वही स्थिति उस रेखा की इन दोनों के साथ होगी। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब करना कैसे मैं लिख रहा हूं, आइए। सर्वप्रथम आप कहेंगे चूंकि दी गई रेखाओं के
लंबवत सदिश, और उसको आप चाहो तो मैं यहां पर वेक्टर एन कह दूं, वो b1 क्रॉस b2 के बराबर है। आप यदि चाहते हो तो b1 और b2 लिख दूंगा मैं, i j और k 1 2 3 3 2 5। यहां पर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो b1 1i कैप है, 2j कैप और 3k कैप है। ये नीचे वाले जो वैल्यूज होती है वो b1 और b2 के दिक् अनुपात होते हैं। किसी सदिश के दिक् अनुपात पता है तो उनके साथ i j k लगाने पर वो सदिश प्राप्त हो जाता है। तो ये सदिश आ जाएगा। हम b2 की बात करेंगे तो 3 2 5 3i k प्लस 2j k प्लस 5k, और दो सदिशों का क्रॉस हम सारणिक नियम से करते हैं, ये आपको पता ही है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों सदिशों, इन दोनों रेखाओं के लंबवत होगा। यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 6 4i k, ये गया और ये गया 5 माइनस 9 माइनस 4, इसका एड्रेस माइनस का प्लस का 4 जे के। यदि कोई भी बच्चा आज या कल में ऐड हुआ है तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। यदि उसने पहले से ही चैप्टर नहीं पढ़ा है तो 101% ये चीज समझ में नहीं आनी। हो कैसे रहा है इस पे 2 मिनट में बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा तो मैं इसको आधा घंटा भी लूँ तो इसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर 2 मिनट आपको दूंगा मैं। यदि कोई बच्चा नया ऐड हुआ है तो उसको समझ में नहीं आएगी ये बात कैसे हो रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा मैं। ये सारणिक है, हमारा चैप्टर नंबर जो 4th है, सारणिक डिटर्मिनेंट्स, वो है। इसको इसका मान निकालना है तो इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंड। और एक्सपेंड किसी रो के अलोंग में या फिर किसी कॉलम के अलोंग में एक्सपेंड करते हैं। मैं R1 के अलोंग में से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो R1 का पहला सदस्य आ गया I, फिर R1 जिसके अंदर बैठा है, देख लीजिए मेरी उंगली, R1 जिसके अंदर बैठा है, इस रो में बैठा है, इस कॉलम में बैठा है, R1 जिसमें आ गया उन सबको छोड़ दो, बाकी बच गया उनको तिरछा गुणा करके घटाना है। ऐसे, पर ऐसे नहीं करना है, पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, तिरछा गुणा करके घटाना है। ये 10 माइनस 6 4 आ गया। फिर इसका जो एड्रेस था वो 1 1 था। 1 1 मतलब ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में बैठा है उसकी संख्या उसका एड्रेस होती है। ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, इसका एड्रेस 1 1, इसका एड्रेस फर्स्ट रो है पर कॉलम बदल गया तो इसका एड्रेस होगा 1 2। पहले रो की संख्या आती है एड्रेस में, फिर कॉलम की संख्या आती है। इसका एड्रेस होगा 1 2, इसका 1 3। अब यहाँ पर रो बदल गई, रो दूसरी हो गई और कॉलम फर्स्ट है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसका एड्रेस होगा। अब एड्रेस में जो मैंने संख्या बोली है, जो अंक बोले, उन अंकों का जोड़ यदि एक सम संख्या आए तब तो उसके पहले प्लस लगाना है और विषम संख्या आए तो माइनस लगाना। तो यहां पर 1 1 2 था, प्लस रहा। यहां 1 2 है तो योग 3 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? माइनस। तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में बैठा है उनको छोड़ना है। देख लीजिए मेरा मार्कर चल रहा है, बाकी बचे उनको तिरछा गुणा करना है। 5 एकम 5 माइनस के 9, 5 में से 9 गया माइनस 4, माइनस यहाँ पहले से था प्लस 4 आई। फिर के लिए के का एड्रेस 1 3 है इसलिए प्लस आएगा। के जिस रो और कॉलम में बैठा है उनको छोड़ दो, या 2 दूने
सॉरी 2 एकम 2, माइनस के 6, तो माइनस के कितने हो गए 4। ये माइनस का निशान एड्रेस की तरफ से नहीं आया, इनको घटाने पर माइनस आया, इसलिए माइनस का ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास में इन दोनों रेखाओं के लंबवत तीसरा सदिश। अब ये सदिश नई वाली रेखा के लिए बी की तरह काम करे। अब आप कहेंगे अतः बिंदु वो है -1 3 2, -1 3 -2 से गुजरने वाली वह सदिश कैपिटल N बराबर B1 क्रॉस B2 के लंबवत समांतर स्थित के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। जगह नहीं यहां लिखूंगा मैं, समीकरण लिखेंगे तो वेक्टर R आएगा। यहां पर उस बिंदु का स्थिति सदिश आता है जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है। तो यहां पर बिंदु A का पोजीशन वेक्टर आएगा वो -i प्लस 3j -2k -i 3j और -2k प्लस लैम्बडा, और यहाँ n लिखा जाएगा 4i 4j -4k। यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है तो वो 4 लैम्बडा में डाला जा सकता है। तो यहाँ पर बाकी ये पार्ट तो उतना ही रहेगा, लैम्बडा i प्लस j -k से भी इसे डिनोट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आए तो अच्छी तरह सवाल देखें, एग्जाम्पल देखें, थीम देखें और इनके स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स देखें और अच्छी तरह से तैयार करें और फिर कॉपी में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।